हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, लेकर आए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हमारी लक्ष्य सीरीज़ की। ये पार्ट नंबर 5 है, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं जीके सेक्शन, जो कि सभी के लिए होता है। आपका टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल, जीबीटी इत्यादि सभी सेक्शन के लिए जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन आता है, जिसमें कि ये जो जनरल स्टडीज़ के सेक्शन है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है मैनली, और हिमाचल का जी का थोड़ा बहुत वो सब पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 30 के अराउंड ये क्वेश्चन होने वाले हैं। हम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक ऑप्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन में 4 से 5 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को बने रहें। और हाँ, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन फिर भी रेगुलरली हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप हमारे चैनल से अपनी स्टडी को मैं आपकी स्टडी में थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो जैसे ही क्लोज होता है तो आप वीडियो को जाकर लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला जो हमारा आज का रहने वाला है वो है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? जो संवैधानिक उपचार है वो आपको पूछा है को किसके अंतर्गत आता है? मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और नेचुरल राइट्स। ठीक है, तो बाइलिंगुअल है यहाँ पे। हर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, आप सभी जानते हैं, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आप जानते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स 6 मूलतः हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, सभी को आपको पता होना चाहिए विस्तार पूर्वक फंडामेंटल राइट्स। लेकिन वर्तमान समय में ये कितने रह गए हैं? ये 6 रह गए हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स वर्तमान समय में 6 है। ठीक है, जिनमें कि आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल जो 32 है, इसमें से ये आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? हालांकि हम बाकी मूल अधिकारों की भी चर्चा करेंगे। आर्टिकल 32 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इसको जो है अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपकी यहाँ क्लियर हो गए। भारत की संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो आर्टिकल 32 आपको याद रखना है। आर्टिकल 32 क्या है? तो ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? 32। इसे भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। गाइस, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ इसके अलावा, कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। आप जो है नोट्स बनाते रहें, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, क्योंकि गाइस आपका क्या है ना, जब आप टेट का पेपर दोगे तो जो जब 2-3 दिन आपके रहते हैं पेपर के लिए, तो उस टाइम आपको एक रिवीजन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके नोट्स होने ज़रूरी है। ठीक है, आप जो कितना पढ़ लोगे, मेनली आपकी जो फाइनल प्रिपरेशन वो होती है पेपर के 2-3 दिन जस्ट, कि आप किस तरह और कितना पढ़ते हो। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन की तरह लौटते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो मुख्यतः 2 चीज़ों को कहा जाता है। पहले भारत की प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना, इसको भी भारत की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 को भी भारत की आत्मा कहा जाता है। तो आप कहेगी भाई पेपर में कौन सा टिक करे, तो उसमें या तो प्रस्तावना दी होगी या फिर आर्टिकल 32, कोई एक इनमें से दिया होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए बनता है कि अगर आपको कहे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे कहा था, तो 32 होगा, तब प्रस्तावना नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ही जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है जो भारत के 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो वो कौन कौन से आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकैप कर लेता हूँ एक बार, आप इनको बेहतर रूप से अपने नोट्स में लिख लें। सबसे पहले जो फर्स्ट है वो है 14 से 18। 14 से 18 है समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद है 19 से 22। 19 से 22 क्या? ये है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है 23 से 24। 23 से 24 जो है ये एक्सप्लोटेशन का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 25 से 28। 25 से 28 आपको पता है क्या आता है? ये आता है राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद 29-30 है। 29-30 आता है एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और जो 31 था
वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हटा दिया गया है। और उसके बाद जो लास्ट बचा, जो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 7वां था, लेकिन वर्तमान समय में ये 6ठा हो गया, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो थी, संपत्ति का अधिकार, वो 29 और 30 था, ठीक है। तो वो खत्म हो गया था, उसकी जगह तो अभी जो हमारे पास 6ठा बचा वो था आर्टिकल 32, जो हमने भी आपको साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो है ये अभी वर्तमान समय में 6ठा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 के बारे में विस्तार पूर्वक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सुने। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि संविधानिक जो उपचार का अधिकार है ये, ठीक है। इसमें जो मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने का मूल अधिकार है ये। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसका मतलब सिंपल भाषा में समझे कि अगर किसी के व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का कोई हनन हो रहा है ना, या किसी को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, तो इसके अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या किसी को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वहाँ पे अपना केस डट सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है फिर अगर वो कोर्ट में जाता है तो 5 तरह की रिट जारी करता है, ठीक है। डायरेक्ट रिट करेगा, जो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा होती है, जिनको कॉन्वेनेंटो कहा जाता है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण प्रकार की, जो 5 प्रकार की है, वो रिट जारी करता है, ठीक है। तो मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया गाइस। इसमें से भी कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जैसे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का है, ठीक है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 15 है कि भाई जो मतलब किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। आर्टिकल 16 है कि इक्वलिटी बिफोर द अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसरों के लिए अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है गाइस, इनको पढ़ के आपको जरूर जाना है पेपर में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टीजीटी कमीशन में भी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए गाइज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? When was the Supreme Court of India established? 26 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1947, अगस्त 1948। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी होगी तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। अगर आपको पता नहीं है तो आपको मैं याद करने का सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आप जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो लागू हुआ था, ठीक है। और जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ, उसके उसी समय ही ऑटोमेटिक रूप से भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय, जिसे भारत का सबसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई। तो आपको ये याद रखना इसी तरह से कि भाई जैसे ही संविधान लागू हुआ, वो संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उसी टाइम जैसे ही संविधान का शासन आया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का शासन बेसिकली संविधान ही तो है रिपब्लिक में ना, जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके स्वतः ही ऑटोमेटिक ही भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आपको ये आर्टिकल याद रखना है, 124 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है कि भारत के संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कौन से आर्टिकल में आता है? वो 124 में आता है। 124 के अंतर्गत भारतीय संविधान में 124 आर्टिकल कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है। जो मतलब जैसे ही भारत में संविधान लागू होगा, उसके लागू होते ही इसकी स्थापना होगी, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि भाई ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो 124 कहाँ पे इसका मुख्यालय, या कहाँ पे ये सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम भारत का उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये दिल्ली में है, ठीक है। और कैसे कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। तो आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है, ये टेट का ही पेपर है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता है टेट में जो है मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं। ऐसे अलग, जैसे अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का क्वेश्चन हो सकता है, बीबीआई यहाँ पे डेट पूछिए, आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। आपसे पूछेगा कहाँ पे है ये। तो आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इनको भी आपको बढ़िया अपनी जैसे आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते तो आपका 100% जो है आपका टेट का पेपर जो है क्वालिफाई होगा। मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। बस आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस जो ईयर के पेपर है उनको रीड कर लेना है, ठीक है। जितने भी आज तक पेपर हुए टेट के 2012 से, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं तो नेट में आपसे 15-16 के बाद के सारे टेट मिल जाएंगे, ठीक है। आप जैसे अगर आप आर्ट्स के हैं तो आप नॉन मेडिकल, मेडिकल, जेबीटी, मतलब जो आपके कॉमन सेक्शन है, जैसे साइकोलॉजी कॉमन है, जीके सेक्शन कॉमन है, ठीक है। सोशल स्टडी जो आर्ट्स का है वो सभी के लिए कॉमन है, वहीं से इधर उधर क्वेश्चन आते हैं तो उनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और बाकी जो आपका जैसे नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स है, साइंस वालों के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, मैथ्स है, जेबीटी नॉन मेडिकल इत्यादि के लिए, तो वो अपना सब्जेक्ट के लिए उस तरह से पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे, खासतौर पर जीके और साइकोलॉजी में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग किससे संबंधित है?
सरकारिया कमीशन वाज एसोसिएटेड विद। तो ये किसके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइज ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्र राज्य संबंध, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उसके रिगार्डिंग जो है सरकारिया आयोग था। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये आयोग की सिफारिश क्या थी। गाइज जो सरकारिया आयोग है इसकी सिफारिश थी भाई कि जो पावर का डिवीज़न होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत के जैसे बहुत सारे विषय है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मतलब बहुत सारे जितने भी है, वो जो है कुछ एक पावर स्टेट के पास होती है, कुछ एक पावर सेंटर के पास होती है। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो सेंटर जो केंद्र है, केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं। ठीक है, अगर हम स्टेट की तुलना करें, और कुछ एक शक्तियाँ ऐसी होती है जो स्टेट और सेंटर दोनों के पास होती है। मतलब कुछ एक ऐसे विषय जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, उनको कहते हैं हम कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्रीय सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची होती है गाइज कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये जो आयोग है इसी से संबंधित है, सरकारी आयोग, कि भाई केंद्र राज्यों के संबंध के बीच में कि उनकी शक्तियों का आवंटन किस तरह से किया जाए। उन्होंने सिफारिश यही की थी कि भाई किस तरह से जो है पावर्स को डिवाइड किया जाए। तो सरकारी आयोग का वो सिंपल ट्रिक क्या याद रखने का, सरकारी मतलब कि भाई सरकार से रिलेटेड है, तो सरकार कहाँ होती है, सेंटर और स्टेट में। तो उस तरह से आप याद रख सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है गाइज ये है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने शायद 6 साल इसका टिक कर लिया होगा। गाइज क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना है, ये क्वेश्चन टेट में आया है और अमूमन आता है, खासतौर पे जेबीटी अगर हम आर्ट्स की बात करें तो, क्योंकि इस क्वेश्चन को ईजी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इसको गलत कर लेते हैं। आपको याद रखना है राज्यसभा का जो कार्यकाल है गाइज ये स्थायी रूप से परमानेंट रहता है। राज्यसभा जो है कभी भी स्थगित नहीं होती है। जैसे लोकसभा है, लोग आप जानते हैं कि भाई लोकसभा और राज्यसभा जो क्या है, संसद के दो, माफ़ कीजिएगा, जो हमारी भारतीय संसद है उसके दो सदन है। कौन कौन से, लोकसभा और एक राज्यसभा। आप जानते हैं कि लोकसभा के लिए जो सांसद चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका 6 साल का होता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो लोकसभा है वो जो राज्य लोकसभा है वो भंग होती है। ठीक है, 5 साल के बाद फिर से सभी के इलेक्शन होते हैं, लेकिन राज्यसभा का ऐसा नहीं है। राज्यसभा स्थायी रूप से, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। तो मैं ये कह रहा था गाइस कि जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होती है, स्थायी रूप से राज्यसभा हमेशा चलती रहती है। राज्यसभा में क्या होता है गाइस कि जो 1/3 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो हर 2 साल में चक्रीय तरीके से रिटायर्ड होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं हर साल में। मतलब हर 2 साल बाद 1/3 जितना जो राज्यसभा की सीट्स है उसके 1/3 हर 2 साल बाद रिटायर होते जाएंगे। तो इनकी जगह नए मेंबर आते रहेंगे। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा सीट्स है, जैसे शिमला की सीट्स है, जब शिमला की सीट के 6 वर्ष हो जाएंगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जब उसका टाइम पीरियड होगा वहाँ पे उसकी जगह नया मेंबर आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब हिमाचल के जो राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाएंगे तो बाकी स्टेट में भी चुने जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल टेन्योर पूरा होगा उसकी जगह नया मेंबर आएंगे, लेकिन बाकी वैसे ही रहेंगे। ठीक है, आपको गाइस शायद इसकी जानकारी थी, फिर भी जो है बहुत सारे लोग इसको गलत करके आते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये जो है परमानेंट रहती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर राज्यसभा लिखो, अगर गाइस ऐसा लिखोगे कि राज्यसभा के मेंबर यानी कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, तब आपको जो है वहाँ पे 6 वर्ष पर करना है, जो 6 ईयर्स है, तब आपको ये 6 वर्ष टिक करना है। अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है। अगर आप लोकसभा का पूछे कि भाई लोकसभा का कार्यकाल, तब आप लिख सकते हैं 5 वर्ष, क्योंकि लोकसभा में सारे जो एमपी है वो इलेक्टेड होते हैं एक बार ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ इनका। सबसे पहले जो 79 आर्टिकल है इसमें संसद के बारे में डिस्कस किया, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 80 ये किससे रिलेटेड, ये है आपका राज्यसभा से, और आर्टिकल 81 ये है आपका लोकसभा से। ये तीनों मतलब साथ साथ है, तो आपको याद रखना। और पेपर में क्वेश्चन बनता है कि जैसे आर्टिकल 79 किससे संबंधित है, तो ये 2 3 4 ऑप्शन दिए गए, तो आप संसद को टिक करेंगे। ठीक है, अगर पूछे कि आर्टिकल 80 किससे संबंधित है, तो ये राज्यसभा से। आर्टिकल 81 किससे संबंधित है, ये लोकसभा से। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गए। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले गाइस, आप इनका जो प्रॉपर नोट्स बनाए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, ये काम आएंगे, और आप देख लीजिएगा जब आपका पेपर होगा टेट का, तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस है, नेक्स्ट हम आपके लिए कंटेंट लाएं, तो आप ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर जो चाहते हैं। ठीक है, आपकी क्या राय है और आपको हमारी वीडियो कैसे लिखते हैं, तो ज़रूर
जो है कमेंट बताएं। अगर किसी तरह की आपको कोई फीडबैक देना चाहते तो भी आपका वेलकम है, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ गाइज कि सब्सक्राइब करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज मैं पिछले कल भी अपना जैसे एनालिसिस कर रहा था, बहुत सारे लोग जो हमारे रेगुलर वॉचर है, वीडियोज़ तो रेगुलर लिख रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो ऐसा क्यों है यार गाइज? अगर आप अपनी तैयारियों को बेहतर रूप से हम थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर सकें तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर जो है नोटिफिकेशन हमारी आती रहे जब भी हम नया वीडियो डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, ठीक है। अभी आपका टैड होगा, फिर कमीशन होगा, तो कमीशन के भी और जितने भी भर्तियों जैसे आजकल चला है कि भाई भर्तियाँ नहीं कर रही है सुको सरकार, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपके लिए ताज़ा अपडेट लेकर आते हैं, ठीक है। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना भी ना भूलें अपने साथियों के साथ जिनका भी टैट का पेपर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझ लीजिएगा इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पंचायती राज डैश प्रणाली है। द पंचायती राज इज अ डैश टायर सिस्टम। कौन से स्तरीय की है ये? एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, चार स्तरीय है। 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर और 4 टायर, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। जिसको राइट आंसर है वो है 3 स्तरीय, मतलब 3 टायर सिस्टम। अब ये क्या है जो पंचायती राज है, पंचायती राज जो विभाग है या जो पंचायती राज का जो सिस्टम है वो त्रिस्तरीय है। कैसे है त्रिस्तरीय? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इसकी जो रिकमेंडेशन की थी वो किस समिति ने की थी, तो वो की थी गाइस बलवंत राय मेहता, BRM, बलवंत राय मेहता की जो समिति बनी थी, कब बनी थी? 1957 में। इन्होंने सिफारिश दी थी कि भाई जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन भी करूंगा कि त्रिस्तरीय किस तरह से है, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपके बन गए। सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि भाई पंचायती राज जो प्रणाली है उसकी सिफारिश किस समिति ने दी थी। तो 3-4 समितियाँ दी जाएगी आपके पास अलग अलग, ठीक है, जो अलग अलग विषय के लिए बनी थी। तो उसमें एक होगा बलवंत राय मेहता। तो जो बलवंत राय मेहता है इसकी समिति पंचायती राज की रिगार्डिंग इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिशें दी थी, और एक कब बनी थी? 1957 में। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि त्रिस्तरीय सिस्टम में होता क्या है। जो त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर होता है गाइस उसमें पहला होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्क करती है, ठीक है, इसमें पंच प्रधान इत्यादि होते हैं। उसके बाद होती है ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे उसे कहते हैं हम, ब्लॉक लेवल को पंचायत समिति, क्या कहते हैं? पंचायत समिति, ठीक है। ग्राम स्तर पे, गांव स्तर पे होती है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जो हमारा जिला होता है वहाँ पे होता है जिला परिषद, ZP, ठीक है। जो इलेक्शंस भी होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए गांव में समय समय में, ठीक है, जैसे पंचायती राज के इलेक्शंस होते हैं। तो त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर है ये, 3 टायर सिस्टम, ठीक है। पहले ग्राम पंचायत है, फिर जो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकृत हुए थे? मतलब राष्ट्रीयकरण की बात हुई है कि जब 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? सबसे पहले आपको गाइज याद रखना है कि अभी तक वर्तमान समय में भारत में अभी 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार अभी तक राष्ट्रीयकरण हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रिगार्डिंग आप समझ लीजिए चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले हुआ था 1969, एग्जैक्ट डेट है इसकी 19 जुलाई 1969 में सबसे पहले हुआ था। उस समय भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और एक बार हुआ था 1980 में, ठीक है। अभी तक कुल 2 बार ही अभी तक भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, एक 1969 में, एक 1980 में। 1969 में जब हुआ था उस टाइम कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का। और 1980 में कितने बैंकों का हुआ था? तो 6 बैंकों का हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स का क्या है कि क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई भारत में दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बैंकों का? तो कब हुआ था? 1980 में। कितने बैंक के लिए हुआ था? 6 बैंक का। फर्स्ट टाइम कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1969 में। कितने बैंक के लिए हुआ था? 14 बैंक के लिए, ठीक है। और कितनी बार अभी तक कुल मिलाकर हुआ है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो ये 2 बार हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइज ये है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता ही होगा, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स जो डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको पता है, जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इनमें से जो सबसे पुराना वेद वो कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा
इन हिंदू माइथोलॉजीज। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, जो कुल कितने वेद है? तो 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूँ, अगर ज़्यादा फिर इनको डिस्कस करें तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, जो एसेंशियल फैक्ट्स होते हैं गाइस उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी बनाए तो आप कमेंट जरूर करें, ओपिनियन दें अपना। ठीक है, तब हम उस तरह से अपना नेक्स्ट कंटेंट की जो है वो प्लान करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? अहमदाबाद, मद्रास, सूरत, पौंडीचेरी। तो कहाँ पे की थी? तो ये इसका जो राइट आंसर सभी को पता होगा कि भाई सूरत में चलाया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला अपना कारखाना या जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं वो कहाँ पे चलाई थी? सूरत में। ठीक है, तो कब चलाई थी? 1613 में। कब चलाई थी? 1613 में। आप जानते हैं कि अंग्रेज जो है उस समय भारत में मुगलों का शासन था 1600 के आसपास। ठीक है, 1600 के आसपास। उस समय राजा कौन था? मतलब दिल्ली सल्तनत का जो उस समय था। दिल्ली सल्तनत के बाद जो मुगल आए, मुगल एम्पायर, 1526 में जो बाबर ने मुगलों की स्थापना की थी भारत में, तो उसी का एक वंशज जो आगे था जहांगीर। कौन सा था? जहांगीर। अब मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट में क्वेश्चन बनता है कि भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री सूरत में बनी थी 1613 में, उसमें भारत का जो मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। और जहांगीर ने ही इनको अप्रूवल दी थी कि भाई हाँ तुम जाओ और अपने व्यापार के लिए सूरत में एक फैक्ट्री लगाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि भाई वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब ज़मीन मुहैया कराई थी या अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए उनको परमिशन दी थी? जहांगीर ने दी थी। ठीक है, और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अमूमन हर टेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक आर्य समाज, एक ब्रह्म समाज, एक रामकृष्ण मिशन, ये जो 2-3 है इनसे रिगार्डिंग अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लीजिए आर्य समाज के बारे में। दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना कब की थी और कहाँ की थी? तो 1875 आपको याद रखना है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ की थी? तो बॉम्बे। कहाँ की थी? बम्बई में। ठीक है, बॉम्बे में, जिसे वर्तमान समय में मुंबई कहते हैं, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है ब्रह्मा समाज। ठीक है, कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो जो ब्रह्मा समाज है उसकी स्थापना की थी 1828 में। कब की थी? 1828 में। और कब किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा। और उसके अलावा रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, जबकि एक क्वेश्चन इसके एक्स्ट्रा पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, मतलब इसी के अंतर्गत आता है, वो अंडर फॉल करता है कि बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, बैक टू वेदास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन गाइस वो है, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? ठीक है, मतलब अमीर खुसरो क्या बजाते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सितार। जो सितार है गाइज वो कौन बजाते थे? अमीर खुसरो। अभी ये इतने पॉपुलर क्यों है गाइज? क्योंकि इन्हें भारत का तोता कहा जाता था या वॉइस ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है, भारत का तोता या वॉइस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। इन्हें ही भारत का तोता कहा जाता है। और ये क्या बजाते थे? ये सितार बजाते थे। इसके अलावा आपको एक और फैक्ट याद रखना है, ये किसके शासनकाल में थे, मतलब किसके दरबार में ये थे? तो ये जो है बेसिकली ज़्यादा मुगल मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी वंश और तुगलक वंश आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये अमीर खुसरो थे। ठीक है, इन्हें भारत का तोता या वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई है? तो ये भी आपको याद रखना है गाइस, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने एक मरुस्थल वाला क्वेश्चन किया था कि भाई दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरह से मरुस्थल महासागर या जो जितने भी
इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो वर्ल्ड लेवल के, एक मतलब मरुस्थल, या मैं मेजरली कह रहा हूँ आपको मरुस्थल जैसे महाद्वीप है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको पूछा जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा, सबसे गहरा महासागर कौन सा, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। यहाँ का पूछा सबसे भाई ड्राई डेजर्ट कौन सा है, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आटाकामा। आटाकामा जो है ये दुनिया का सबसे ड्राई या शुष्क मरुस्थल है, मतलब सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये चिली देश में है। कहाँ है ये चिली देश में है, साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका के चिली देश में है ये। और एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है, एंडीज पर्वतमाला, उसमें ये फॉल करता है। ये सबसे ज़्यादा ड्राई है, ये इतना ड्राई है गाइस कि इसकी तुलना मंगल ग्रह से की जाती है, ठीक है, इतना ड्राई है ये, ठीक है। तो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, ये आटाकामा है और ये चिली देश में है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन, जमीन से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग है, अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ ओजोन लेयर अबव द ग्राउंड इज। ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल की जो 5 परतें हैं, ठीक है, उसमें जो है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे पूछा गया भाई ओजोन लेयर जो है उसकी हाइट क्या है, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 40 से 60 किलोमीटर के बीच में जो है ओजोन लेयर फॉल करती है, 40 से 60 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। बेसिकली जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर जिसे कहते हैं, उसमें जो ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है, तो उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 40 से लेकर 60 किलोमीटर के बीच में, इस रेंज को क्या कहते हैं हम, समताप मंडल। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ओजोन परत किस लेयर में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में। और इसकी जो 5 लेयर्स है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, मिजोस्फीयर है, और उसके बाद आयन मंडल है, और फिर एक्सोस्फीयर है, वायुमंडल, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। क्षोभ मंडल, पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, ठीक है, मीजोस्फीयर, और चौथी है आयनोस्फीयर जिसे आयन मंडल कहते हैं, और पांचवी है वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल या जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। जो क्षोभ मंडल में है गाइस, क्षोभ मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट, जो ये पहली लेयर है, इसमें सभी जो मौसमी घटनाएं हैं जैसे बादल का बनना इत्यादि होती है, और इसी में जो है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह भी, जो भी चॉपर्स इत्यादि है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है, एरोप्लेन है, वो सभी जो कौन सी लेयर में उड़ते हैं, तो क्षोभ मंडल में। दूसरी लेयर जो मैंने भी आपको बताई समताप मंडल, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। और जो संचार के लिए जैसे सैटेलाइट के थ्रू जो संचार वगैरह होता है वो कहाँ पे होता है, वो आयनोस्फीयर में होता है, ठीक है, चौथा जो लेयर है हमारा आयनोस्फीयर, उस पर होता है, ठीक है। तो ये सब है, और ये आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है। मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ गाइस, जो एटमॉस्फेयर की लेयर जो है ये 5, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो सकती है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओजोन, खासतौर पे ओजोन से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है। अगर ओजोन का ना आए तो बाकी जगह से आता है, लेकिन एटमॉस्फेयर से जरूर टेट में क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस ये है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस आर। तो इसकी जो राइट आंसर है वो गाइस वो है 360, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो गाइस आपने ग्लोब देखा होगा, तो जो ग्लोब होता है उसमें कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की होती है। जैसे ये ग्लोब है, इसमें जो है कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती है, ठीक है, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है। तो इसमें जो ये ऐसी खड़ी लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइंस होती है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस, देशांतर रेखाएं, ठीक है। जो उत्तर से, आप जानते हैं ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और ये है साउथ। जो इस तरह ऊपर से नीचे की इमेजिनरी लाइंस, ये कोई अर्थ पे नहीं होती है लाइंस, इनको हम इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि इससे हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है कि अर्थ में, ठीक है। तो जो इस तरह की लाइंस होती है इनको क्या कहते हैं हम, देशांतर रेखाएं। और ये कितनी होती है, 360 होती है, ठीक है। ये पूरे ग्लोब में होती है, उत्तर से दक्षिण या फिर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ, ठीक है। जबकि जो इस तरह की लाइंस भी आपने देखी होगी, इनको कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश, ठीक है। तो ये अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 179 होती है, ठीक है, ऐसी ये रेखाएं। लेकिन जो देशांतर होती है नॉर्थ से साउथ, इनकी जो कुल संख्या वो कितनी होती है, 360, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो गाइस फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी है कि वीडियो कैसी है, इस तरह का कंटेंट है। अगर हमें कुछ मतलब आपका जो फीडबैक अगर आप देना चाहते हो तो वो भी हाईली वेलकम्ड है, ठीक है। और चैनल को गाइस ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो है नेक्स्ट टाइम आपसे मैं ये
गुजारिश करता हूँ कि जो भी हमारे भाई जो रेगुलर हमारी वीडियो को देखते हैं तो वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, सलाल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, तो ये है चिनाब। कौन सी नदी के ऊपर है चिनाब, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है JNK में, ठीक है, JNK में ये है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है गाइज, तो ये बहुत सारी है। तो इसमें आप कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो याद रखना है, खासतौर पे जो जम्मू कश्मीर की और जो हिमाचल प्रदेश के, जैसे हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य है HP की वो है, जैसे कोल डैम परियोजना होगी जो सतलुज नदी पे है, नाथ पाजाकरी सतलुज नदी पे है, चमेरा परियोजना रावी नदी पे है जो हिमाचल प्रदेश में ही है, और पार्वती परियोजना पार्वती नदी पे है, ठीक है। भाखड़ा परियोजना सतलुज नदी पे है, हिमाचल की ही मैंने याद रखना है। बाकी कमीशन के लिए चलो ऑल इंडिया का में से पूछ सकता है, लेकिन जो ये टैट में अमूमन हिमाचल प्रदेश की परियोजना या फिर जो जम्मू कश्मीर की थोड़ी बहुत है, जैसे तुलबुल परियोजना है, ठीक है, सलाल है, उड़ी परियोजना है, उड़ी या उड़ी परियोजना, ये सब पूछा जा सकता है जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ फसल इसमें से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। गेहूं गाइस खरीफ फसल नहीं है, ये कौन सी फसल है? ये है रबी फसल। कौन सी है? रबी फसल। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि खरीफ फसल रबी फसल इनसे क्वेश्चन पक्का आता है टेट में, ठीक है, कि ये कब बोई जाती है, या इस तरह से पूछा जाएगी इनमें से कौन है कौन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें खरीफ फसल की। तो गाइस जो खरीफ फसल है ये कब बोई जाती है? जुलाई में बीजी जाती है, ठीक है। तो खरीफ फसल को जो जुलाई महीने में बोया जाता है, और इस फसल जो जुलाई महीने में जब बीजी जाती है, ऐसी फसलों को पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जैसे चावल है, राइस, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का जैसी मोटी फसलें है वो आती है, ठीक है, खरीफ फसल में। इन्हें मानसूनी फसल भी कहे जाते हैं, ठीक है। इनकी जो जो इनको काटा जाता है वो कब काटा जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में इन फसलों की कटाई की जाती है, ठीक है। तो खरीफ फसल का क्लियर हो गया, कब बीजी जाती है? जुलाई में। अगर हम रबी फसल की बात करें तो जो रबी फसल है ये ठंड के समय में इनको बोया जाता है, जैसे नवंबर में जब खरीफ फसल को काटा जाता है उस समय इनको बोया जाता है रबी फसल को, ठीक है। इनमें जो पानी की आवश्यकता है वो कम होती है, इसलिए इनको कब बोया जाता है? नवंबर में। जबकि खरीफ फसल जो होती है उसको पानी की ज़रूरत अत्यधिक होती है, इसलिए इनको जुलाई में बीजा जाता है। जो रबी फसल है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी आती है? तो रबी फसल में आती है आपका गेहूँ हो गया, जौ हो गया, जो मोटे अनाज है, दाल इत्यादि, इनको जो है रबी फसल में रखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को, और यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आता है कि भाई कब बीजी जाती है, कौन सी फसल है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो देखते ही आपको राइट आंसर लग रहा है कि हरियाणा होकर नहीं गुजरती है गंगा, और गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार होकर पश्चिम बंगाल होकर जो ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था तो इसमें क्या ही ज़्यादा डिस्कस करें। और भारत की सबसे लंबी नदी भी है वो कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन जो डेल्टा है, ये भारत और बांग्लादेश दोनों में है, ये बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा, ठीक है। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये, संविधान के अनुसार भारत है एक, इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। और ये कौन से आर्टिकल में? पहला ही आर्टिकल जो है भारत के संविधान का, भारत के संविधान के पहले ही आर्टिकल में क्लियर कहा गया है कि जो भारत है, इंडिया दैट इज भारत, ऐसा लिखा है उसमें कि जो इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत, ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये, संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है, प्रोविजन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रोवाइडेड इन द। तो भारत में जो आप जानते हैं कि कोई भी कानून हो उसको अमेंड किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है। तो जो संशोधन की बात है वो आर्टिकल किसमें? तो बड़ा ही फेमस आर्टिकल है, आर्टिकल 368, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान को संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें तो ये अब खत्म हो चुका है, पहले था, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया था, जिसके तहत उन्हें भारत के संविधान होने के नाते
जो अधिकार है वो भी मिलते थे, और उनका जो अपना कानून था जम्मू कश्मीर का, जो आर्टिकल 370 के अंतर्गत उनको मिलता था, उसमें भी उनको कुछ एक प्रावधान थे, ठीक है, जो अब की खत्म हो चुके हैं। आर्टिकल 352 ये इमरजेंसी के बारे में है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 352, जो स्टेट की जैसे प्रेसिडेंट रूल वगैरह वो 356, और 360 में जो है 360 में जो वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश में वित्तीय आपातकाल लगता है तो वो 360 के अंतर्गत लगता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है गाइस, बैक टू वेदास, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया, तो ये दयानंद सरस्वती ने, इन्होंने जो है बैक टू वेदास कहा था। तो आपको मैंने भी बताया था कि दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी और कब की थी, तो आई होप आपको याद रह गया है, फिर भी आप कमेंट करें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 116 गाइज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखते आपको इजी लग रहा होगा कि भारत में नागरिकता अंत किया जा सकता है, तो आपातकाल के दौरान बहुत सारे लोग इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो कि गलत हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना कि क्या कह रहा है। भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपके भारत होने की जो नागरिकता है उसको आप कोई नहीं छीन सकता, चाहे इंडिया में कुछ भी हो, इमरजेंसी हो, कोई वॉर हो, या कोई कुछ करें, ठीक है, तो उस समय किसी भी तरह से नागरिकता को नहीं छीन सकता है। बस एक है कि अगर कोई सेडिटेशन में या सेडिशन जो है, मतलब देशद्रोह के अगर आरोप में कोई आता है, कोई देश विरोधी, जो हमारा देश है उसके विरोधी कोई एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, किसी हमारे जैसे दुश्मन देश है उसके साथ उसके कोई संपर्क पाए जाते हैं, मतलब जो देश विरोधी गतिविधियां में अगर कोई संलग्न है तो तभी उसकी नागरिकता जाती है। बाकी किसी भी तरह से भारत की नागरिकता को कोई भी अर्जित नहीं कर सकता है, उसको छीन नहीं सकता है, ठीक है। भारत की नागरिकता एक तो बाई बर्थ मिलती है, और इसकी 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत की नागरिकता मिलती है। आर्टिकल 6 से लेकर 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता का विवरण किया गया है, ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। तो ये आपका हो गया, और आपको इसमें जो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आपातकाल के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स है वो लिमिट किए जाते हैं, या आपके जो फंडामेंटल राइट्स जो हमने भी पहले डिस्कस किए थे, 6 भारत के मौलिक अधिकार, वो जो है निलंबन किए जाते हैं कुछ समय के लिए, अगर आपातकाल लगे, इमरजेंसी लगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अगर होता है यहाँ की भारत के जो मूल अधिकार है वो कब उनका जो है अंत नहीं होते, बेसिकली उनको रोका जा सकता है कुछ समय के लिए, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपातकाल के दौरान होगा। लेकिन यहाँ पे नागरिकता है, तो नागरिकता तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक हो जाएगी कि इनमें से कोई नहीं। भारत की नागरिकता को सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी गतिविधि में अगर कोई पाया जाता है तभी खत्म होगी, अदरवाइज ये खत्म नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, जीडीपी में पी का अर्थ होता है, मतलब कुल मिलाकर आपसे जीडीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, इतना ईजी है गाइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा स्थित है कहाँ पे है, तो ये कोणार्क सन टेम्पल को भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, कोणार्क के सन टेम्पल को, सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि कहाँ है, ये है उड़ीसा में। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें भी आपको एक्स्ट्रा बन गया कि भाई सबसे पहली चीज़ की भारत का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है, कोणार्क कहाँ पड़ा, ये उड़ीसा में, और इसे भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ठीक है। तो ये है ये क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइज, भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडो ग्रीक जब भारत में आए थे उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, ठीक है। उसके बाद जो गुप्ताज पीरियड था, ठीक है, उन्होंने भी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम भी स्वर्ण सिक्के जारी हुए थे, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले किए थे वो किसने किए थे, वो किए थे इंडो ग्रीक ने। और अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, ठीक है, प्योर गोल्ड कॉइन, तो वो चलाए थे कनिष्क के समय में। किसने चलाए थे, कनिष्क जो है उन्होंने सबसे शुद्ध सोने चलाए थे भारत में, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन जो डिस्कस करने के लिए रहा वो है, भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर, ठीक है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन हो गए, और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है, किस नदी के, आपने 2-3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है, भगवान बुद्ध की जो जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और कौन सी नदी के समीप इनका जन्म हुआ था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में देना। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, वीडियो कैसी लगी जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे, और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।